आप सबको मेरा प्रणाम। अपने से बड़ों लोगों को मेरा प्रणाम और छोटे भाई बहन को मेरा आशीर्वाद। माँ सरस्वती सदा आप सब पे कृपा बनाए रखें। बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो इस साल 2025 में जो मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास के, उन लोगों के लिए भूगोल से, ज्योग्राफी से कुछ सब्जेक्टिव नोट्स जो है यहाँ पे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अगर अच्छा लग रहा है या नोट्स मेरा अच्छा लग रहा है, इससे अगर आप लाभान्वित हो रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़िए। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एक कक्षा 10 का भूगोल है, ज्योग्राफी। प्रथम चैप्टर का नाम है भारत प्राकृतिक संसाधन। भारत प्राकृतिक संसाधन, भारत में क्या क्या प्राकृतिक संसाधन है, उनको कितने भागों में विभक्त किया गया है, इस सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का प्रथम चैप्टर का 8 पेज का पीडीएफ है। ये टोटल पीडीएफ जो है आप देख सकते हैं, ये 8 पेज का ये पीडीएफ है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से जो है एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म होगा। इस वीडियो को देख लेने के बाद में आपके सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद में, अभी ये तो चैप्टर बाय चैप्टर बस पढ़ाएंगे, और जब पूरा बुक खत्म हो जाएगा तो एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नोट्स देंगे, जो एकदम मतलब समझिए कि ब्रह्मास्त्र होगा। वो मुश्किल से हर चैप्टर से 20 से 25 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से हर हाल में आना ही है, आएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए बच्चों। आप लोग का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। देखिए, ये 8 पेज का हमने पीडीएफ तैयार किया है, और इस पीडीएफ के माध्यम से जो है हम प्रथम चैप्टर जो है आपके भूगोल का प्रथम चैप्टर भारत का प्राकृतिक संसाधन जो है उसके बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10 भूगोल प्रथम चैप्टर का नाम है भारत प्राकृतिक संसाधन। बच्चों, भारत प्राकृतिक संसाधन तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, भारत प्राकृतिक संसाधन चैप्टर है, उसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत सारे बच्चा को बेसिक चीज पता नहीं होता है कि वास्तव में भूगोल किस विषय वस्तु का नाम है, भूगोल किस चिड़िया का नाम है, उसके रूप रंग कैसा होता है, क्या कहता है भूगोल का माने क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम भूगोल का जो बेसिक चीज है उस बेसिक चीज के बारे में हम 2 मिनट चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद से हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले भूगोल की तरफ हम चर्चा कर लेते कि भूगोल है क्या, भूगोल किन चीजों से बना है, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जय श्री गणेश भगवान। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गजानन मंगल करणम। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग अब ध्यान पूर्वक, दिमाग इधर उधर नहीं कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो दिशा भ्रमित होइएगा। ध्यान से देखिए नोट्स को। ये चैप्टर प्रथम चैप्टर है जिसका नाम है भारत प्राकृतिक संसाधन। भारत में पाए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसके बारे में हम लोग को इस भूगोल के प्रथम चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में भूगोल होता क्या है। ठीक है, भूगोल के परिभाषा के बारे में सबसे पहले हम लोग जान ले। ठीक है, फिर चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि भूगोल वह विषय वस्तु है, भूगोल वह विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा, पृथ्वी की संरचना और इसके प्राकृतिक भागों को अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूगोल वह विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा, पृथ्वी के ऊपरी सतह,
पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की बनावट कैसे हुई है, ठीक है, इसकी संरचना और उसके प्राकृतिक भाग, और इस पृथ्वी पे कितने प्राकृतिक भाग हैं, कितने प्रकार के प्राकृतिक भाग हैं। प्राकृतिक भाग कहने का मतलब है बच्चों, नदी, झरना, झील, तालाब, पहाड़, पर्वत, पठार, ये सारे प्राकृतिक भाग हैं, ठीक है। अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्व, ये पृथ्वी के नीचे जो खनिज तत्व हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बहुत सारे नाना प्रकार का जो खनिज तत्व है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। किस विषय में अध्ययन करते हैं? भूगोल में। भूगोल में हम जो हैं ये पृथ्वी के ऊपरी सतह, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी पर प्राकृतिक जो भूभाग है, प्राकृतिक जो भाग है उसके बारे में, और पृथ्वी के आंतरिक सतह में जो खनिज तत्व है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ये भूगोल विषय के अंतर्गत, ठीक है। जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा, पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा में क्या आ जाता है भाई? महादेश आएगा, देश आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में प्राकृतिक भाग क्या आ जाएगा? ये पहाड़ आएगा, झील आएगा, वन आएगा, और खनिज संपदा में पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या आएगा? वो आएगा कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। इस परिभाषा से यह उदाहरण बिल्कुल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार ये परिभाषा है और बहुत ही शानदार ये उदाहरण है, परिभाषा के हिसाब से उदाहरण है। बढ़े आगे, चलिए। भूगोल का अंग्रेजी होता है ज्योग्राफी। भूगोल का अंग्रेजी होता है ज्योग्राफी, GEORAPHY। भूगोल का अंग्रेजी होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा से निकला हुआ ये शब्द है ज्योग्राफी, जिसका निर्माण दो शब्दों के मेल से होता है। ये ज्योग्राफी का निर्माण दो शब्दों के मेल से होता है। कौन कौन से शब्द के मेल से होता है? देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये ज्योग्राफो शब्द जो है ये लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है। इसमें दो शब्द मिल के बने हुए हैं। पहला का नाम है जियो और दूसरे का नाम है ग्राफो। पहला का नाम है जियो और दूसरे का नाम है ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना, लिखना या वर्णन करना। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया कि भूगोल का अंग्रेजी ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका निर्माण दो शब्दों के मेल से होता है। ये ज्योग्राफो जो है ये लैटिन ग्रीक भाषा शब्द है। इसमें दो शब्द हैं, एक जियो है, एक ग्राफो है। जियो का मतलब पृथ्वी होता है, ग्राफो का मतलब लिखना या वर्णन करना होता है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल का शाब्दिक अर्थ हो गया कि पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में लिखना, ठीक है। बढ़े आगे। अब आइए, भूगोल के पिता किसे कहते हैं भाई? तो भूगोल के पिता का नाम है इरेटोस्थेनीज। भूगोल के पिता का नाम क्या है भाई? इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज, यहाँ पे ये भूगोल के पिता हैं। भूगोल के पिता का नाम है इरेटोस्थेनीज, ठीक है। आपसे प्रश्न बनेगा कि भूगोल के पिता कौन है? इरेटोस्थेनीज। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। ऐसे बहुत सारे चीज हैं। ये फादर ऑफ नेशन को लेके एक अलग से मैं वीडियो बना के आप लोग को दूंगा, ठीक है। अभी चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर की तरफ। अब आ जाइए भारत संसाधन एवं उपयोग। प्रथम चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। अब देखिए यहां से सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि संसाधन होता क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन जो शब्द है स अनुस्वार सकर्षा ध अन,
ये संसाधन शब्द का मतलब क्या होता है, ये अगर बात हमको समझ में आ गई तो इस पाठ का आधा बात समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस परिभाषा को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए, सुनिए। कह रहा है प्राकृतिक के वे सभी पदार्थ वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक के वे सभी वस्तुएं, इस प्राकृतिक में पेड़ है, पेड़ गाछ वृक्ष, ये गाछ जो हैं वो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए। जब उस गाछ को काट के जब हम खूब सुंदर पोशाकी पलंग बना देते हैं तो पलंग हमारी संपत्ति हो जाती है कि नहीं। जब उसको काट के हम टेबल बना देते हैं वो हमारी परिसंपत्ति हो जाती है कि नहीं। जब उस वृक्ष को काट के हम भिन्न भिन्न प्रकार के अपने घर में उपयोगी जो वस्तु बना लेते हैं, जिसको हमको अपने जीवन में बड़े सुख सुविधा और आराम मिलता है, जिस वस्तु से, वो हमारी संपत्ति हो गई कि नहीं हो गई। तो वही कहता है कि प्राकृतिक वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, माने मानव जीवन की संपत्ति बन जाए, संसाधन कहलाता है। ठीक है, खेत खलिहान है, ठीक है, ये संसाधन है। गाछ बगीचा, गाछ वृक्ष है, संसाधन है। ठीक है, अगला पंक्ति देखिए क्या कहता है। अर्थात पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, सब संसाधन है। पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, ये पर्यावरण जो है, ये पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी सामान हैं, जितने भी वस्तु हैं जो हमको सुख सुविधा प्रदान करते हैं, वो सब क्या है, संसाधन है। जैसे हमारे पास अगर खेत है तो उस खेत से हम धान उपजाते हैं, गेहूं उपजाते हैं, मक्का उपजाते हैं, दलहन उपजाते हैं, तिलहन उपजाते हैं, बाग बगीचा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। ये सबसे हमारे जीवन में उपयोग है कि नहीं। अनाज उपार्जन करते हैं, अनाज का उपार्जन करके जो है अपने जीविका चलाते हैं, भोजन करते हैं। ये क्या हो गया, खेत, ये संसाधन हो गया, ये भोजन का संसाधन हो गया। खेत है तब तो कृषि करेंगे तो अनाज आएगा। पेड़ लगाए हैं, पेड़ लगा है तो हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ऑक्सीजन का सोर्स, इस संसाधन पेड़ हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद में कहता है कि सुख सुविधा प्रदान करने वाली और उपयोगी हो जाए। तो जितने भी पर्यावरण के अंदर जो भी वस्तु हैं वो जो हमारे जीवन को सुख सुविधा प्रदान करता है और मेरे जीवन के लिए उपयोगी हो जाए, जैसे में खेत खलिहान, बाग बगीचा, पेड़ पौधा, नदी तालाब, झील झरना, ये सब हमारे जीवन के लिए उपयोगी है कि नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब संसाधन है। ये सब क्या है, ये सब संसाधन है बच्चों। ठीक है, बढ़े आगे। आप यहाँ से वीडियो पॉज कर करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। आते हैं दूसरे पीडीएफ, दूसरे पेज में आते हैं। ये प्राकृतिक में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। ये जो संसाधन है, ये संसाधन प्राकृतिक में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। जैसे खेत खलिहान अलग हो गया, भूमि मृदा संसाधन हो गया। पेड़ पौधा जो हो गया ये वन संसाधन के अंतर्गत आ गया। खनिज संसाधन जो जमीन के नीचे जो दबा हुआ है, कोयला, पेट्रोलियम, ये खनिज संसाधन हो गया। ये भिन्न भिन्न रूपों में संसाधन उपलब्ध है हमारे मानव जीवन में। हमारे मानव जीवन में संसाधन जो है भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये प्राकृतिक में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब कहता है संसाधनों को उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर विकसित, विकासशील एवं अर्ध विकसित श्रेणी में बांटा गया है।
संसाधनों को उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है भाई? तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। संसाधन को उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है 1 नंबर है विकसित, ये 2 नंबर है विकासशील और ये 3 नंबर है अर्ध विकसित। विकसित का मतलब संसाधन हो गया कि जिसका विकास हो चुका है, जिसका विकास हो चुका है। विकासशील का मतलब हो गया कि जिसका विकास हो रहा है। ठीक है, और अर्ध विकसित का मतलब हो गया कि आधा विकास हुआ है, अभी आधा करना अभी बाकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोलवेता जैमरमैन, एक भूगोलवेता है जैमरमैन, इनका नाम है जैमरमैन। ये कहते हैं बच्चों कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। आपसे प्रश्न बनेगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा है? जैमरमैन ने कहा है। जैमरमैन के अनुसार संसाधन की परिभाषा क्या है? संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा? जैमरमैन ने। ठीक है, आगे बढ़े। संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। संसाधन जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है प्राकृतिक संसाधन, 1 नंबर का नाम है प्राकृतिक संसाधन और दूसरे का नाम है मानवीय संसाधन। संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब बच्चों जो हैं प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन सी चीज आते हैं? प्राकृतिक संसाधन में पेड़ पौधा, नदी नाला, झील तालाब, झरना, सागर महासागर, ये सारे जो हैं, वायु, मृदा, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। और मानवीय संसाधन में क्या आता है? मानवीय संसाधन में क्या आता है? जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। प्राकृतिक संसाधन का मतलब हो गया कि वह संसाधन जिसको ईश्वर ने बनाया, जिसको भगवान ने बनाया। और मानवीय संसाधन का मतलब हो गया जिसको आदमी ने बनाया, जिसको मनुष्य ने बनाया। तो प्राकृतिक संसाधन में बता दिए झील, झरना, तालाब, नदी नाला, पर्वत, पहाड़, वन, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है। मानवीय संसाधन में आ गया आपकी मोबाइल का चिप्स, वाईफाई, रेलगाड़ी, यातायात के संसाधन है ना, रेलगाड़ी, वायुयान संसाधन है ना यात्रा का, है कि नहीं? जो मानव बनाया, ये मानवीय संसाधन हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। ये दोनों समझ लिए प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन क्या है। आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण का निम्नलिखित आधार है। संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। किन किन आधारों पे वर्गीकृत किया गया है? अब यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए वीडियो और नोट साथ साथ बनाते जाइए। बहुत ही शानदार पीडीएफ हमने तैयार किया है। संसाधनों के वर्गीकरण का निम्नलिखित आधार है। पूरे किताब छान मारिएगा, कुछ हद तक समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये मेरा बनाया गया नोट्स, इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, इसकी गारंटी देते हैं। ठीक है, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एकदम थम्स अप कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए। संसाधनों के वर्गीकरण का निम्नलिखित आधार है। उत्पत्ति के आधार, उपयोगिता के आधार, स्वामित्व के आधार। ठीक है, संसाधनों को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, एक होता है ये जैव संसाधन, ये जैव संसाधन, जैव संसाधन, और दूसरा होता है अजैव संसाधन।
उत्पत्ति के आधार पे कितने संसाधन? 2 संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। क्लियर? उपयोगिता के आधार पर कितने संसाधन? उपयोगिता के आधार पर कितने संसाधन? 2 संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पे 2 संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर कितने संसाधन? स्वामित्व के आधार पे 4 संसाधन। स्वामित्व के आधार पे 4 संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, ये रहा सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पे 4 संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बच्चों आगे घबराइएगा नहीं, आगे एक एक चीज का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिए, छोड़ के भागिए मत। अभी जितना भी बताएं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, अभी जस्ट बताने जा रहे हैं आपको। एक एक संसाधन के बारे में पूरे डिटेल में समझाएंगे, इसी वीडियो में याद कराएंगे। और ये सारे जो बताने जा रहे हैं हम, ये सब के सब प्रश्न पूछे गए हैं आपके परीक्षा में। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों? आप वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं। संसाधन को वर्गीकृत कर दिया गया 3 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पे। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जो 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पे 2 संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो देखते हैं कि भाई जैव संसाधन किसे कहते हैं। भाई जानना होगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। आइए समझते हैं जैव संसाधन किसे कहते हैं। कह रहा है जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। इसमें सजीव के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशु व अन्य प्राणी समुदाय। जैव संसाधन का मतलब हो गया जो सजीव हो, जिसमें प्राण हो, जिसमें प्राण हो, ठीक है? जैसे मनुष्य संसाधन है, हम भी एक संसाधन है। वनस्पति पेड़ पौधा संसाधन है। पशु खस्सी, बड़ा खस्सी का मीट खाते हैं आप लोग, चिकन खाते हैं, वो जीव है, ठीक है? तो जिसमें भी प्राण है, जिसमें भी जीव हैं, वे सारे जैव संसाधन कहलाएंगे, ठीक है? जो जीव से प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है संसाधन, उसको जैव संसाधन कहते हैं। मान लीजिए कि मीट है, तो मीट खस्सी को काटते हैं ना, तब तो मीट मिलता है ना, है कि नहीं? तो जीव हुआ कि नहीं, सजीव हुआ कि नहीं हुआ? वही कह रहा है कि इसमें सजीव के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। तो जितना भी पेड़ पौधा हुआ उसमें सजीव का लक्षण है, क्योंकि वो वृद्धि करता है, बढ़ता है, फलता फूलता है। एक चलता नहीं है। एक मानव जो है जो चल प्राणी है, पशु चल प्राणी है, ठीक है? तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। इसमें सजीवों के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशु व अन्य प्राणी समुदाय, ठीक है? बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को, जैसे जमीन के नीचे जो पेट्रोलियम और कोयला जो दबा हुआ है वो संसाधन है, वह अजैव संसाधन है। वह क्या है? अजैव संसाधन है। पहाड़ यह अजैव संसाधन है। चट्टान यह अजैव संसाधन है। पठार यह अजैव संसाधन है, ठीक है? कपड़ा यह अजैव संसाधन है। वही कह रहा है कि निर्जीव वस्तुओं, बच्चों यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, निर्जीव वस्तुओं
के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के निर्जीव वस्तु आते हैं, जैसे चट्टान, धातु, खनिज, अनाज, कपड़ा इत्यादि। ये सारे अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। आपसे प्रश्न बनेंगे, निम्न में कौन अजैव संसाधन है? तो आप देख लीजिएगा, जो निर्जीव श्रेणी में आए उसमें आप चिन्ह मार दीजिएगा, वो अजैव संसाधन हो जाएगा। निम्न में कौन जैव संसाधन है? जिसमें देख लीजिएगा, जिसमें प्राण हो, जो सजीव के रूप में हो, उसमें आप जैव संसाधन को चिन्ह मार दीजिएगा। बढ़े आगे बच्चों, वीडियो लाइक कीजिए, प्लीज प्लीज वीडियो लाइक कीजिए। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन जो हैं दो प्रकार के होते हैं, बताए हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब आइए नवीकरणीय की परिभाषा देखते हैं कि नवीकरणीय का क्या परिभाषा है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन, बच्चों ध्यान देना, वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके। वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके, उसकी आपूर्ति आसानी से संभव हो सके, जिसकी आपूर्ति आसानी से संभव हो सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब वे संसाधन जिसका उत्पादन जो है हे राम हो, वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके। जैसे सूरज की रोशनी, कितना भी यूज कर लीजिए खत्म होगा, हमेशा नया रहेगा। ये वातावरण में मौजूद ये वायु ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, क्या ये खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। और इसका आपूर्ति भी आसानी से हो जाता है। सूरज की रोशनी आज निकला, रात हुआ, फिर कल से निकलेगा, फिर सौर ऊर्जा मुझे मिल जाएगी, है कि नहीं है? वही कह रहा है कि वे संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके और इसकी आपूर्ति आसानी से संभव हो सके, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उपयोग बार बार किया जा सके और जिसकी आपूर्ति बड़े आसानी से संभव हो, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हवा, जल, विद्युत, वन, हवा, जल, विद्युत, बल, वन, सौर ऊर्जा, सूर्य की जो सौर ऊर्जा है ये। बढ़े आगे आते हैं अनवीकरणीय संसाधन की तरफ। वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित हो तथा जिनका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सके। वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित हो, जिनका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सके तथा पुनः निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगे, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित हो, जैसे कोयला का भंडार सीमित है, पेट्रोलियम का भंडार सीमित है, अथवा पुनः निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगे। बाबू, कोयला जब खत्म हो जाएगा तो इतनी जल्दी कोयला फिर से जमीन के अंदर नहीं बनेगी। इस कोयला के बनने में हजारों साल लग जाते हैं। ये हजारों साल जो वनस्पति हमारी पृथ्वी के चट्टानों में जब दब जाती है, तब हजारों सालों के बाद जो है यही वनस्पति कोयला का रूप धारण करती है। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन का मतलब हो गया वे वस्तुएं जिनका भंडारण सीमित हो और जिनका निर्माण दोबारा नहीं किया जा सके अथवा पुनः निर्माण होने में अधिक समय लगे, दोबारा निर्माण होने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाए, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बच्चों, प्राकृतिक गैस का मतलब हमारे आपके घरों में जो गैस सिलेंडर जो आता है ना,
उसी को प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, जिस पे खाना हमारा आपके घर में बनता है उसी को प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया नवीकरणीय का। आपसे प्रश्न बनेगा कि निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो जब देख लीजिएगा कि जो चीज का कभी क्षय ना हो बड़े आसानी से मिल जाए वो नवीकरणीय हो जाएगा। जैसे वायु, सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन है। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो देख लीजिएगा कि जिसका भंडार सीमित है, जो दोबारा फिर से नहीं बन पाए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम दोबारा नहीं बन पाएगा, ये अनवीकरणीय हो गया। और जो इसको आसानी से पूर्ति किया जा सके, आसानी से फिर से बनाया जा सके, वो नवीकरणीय हो गया। बढ़े आगे, चलिए। स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, अब ध्यान देना। 2 को बता दिए, उत्पत्ति के आधार पे बता दिए, और यहां पे बच्चों बता दिए आपको उपयोगिता के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे हो गया और उत्पत्ति के आधार पे हो गया। और 3 बताए थे ना, उपयोगिता के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, स्वामित्व के आधार पे संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होता है। स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार का होता है। अब यहां से हम चारों का वर्णन करेंगे इसमें, लेकिन इससे संबंधित एक क्वेश्चन को मैंने टैग कर लिया है यहाँ पे। ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन टैग यहाँ पे कर लिया है। क्वेश्चन हमने बनाया है कि स्वामित्व के आधार पे संसाधन के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अब इस चारों संसाधन का जो है हम एक एक करके वर्णन करेंगे। ठीक है, देखते जाइए आप लोग ध्यान से। स्वामित्व के आधार पर हमारे देश में संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पे हमारे देश में संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। हमारे देश में संसाधनों को स्वामित्व के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, 4 संसाधन। ठीक है, स्वामित्व के आधार पे। अब देखते हैं बच्चों, व्यक्तिगत संसाधन क्या कहता है, इसकी परिभाषा। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, कब में आते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, इसके एवज में वो सरकार को अपनी इच्छा अनुसार लगान देता हो अथवा नहीं देता हो। जैसे बाग बगीचा, तालाब, कुआं, ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया। जैसे खेत खलिहान, मान लीजिए कि खेत है हमारे पास में अगर 2 बीघा, तो वो संसाधन जो है मेरा व्यक्तिगत संसाधन है। मैं एक तालाब खुनवा दिया मछली पालने, मत्स्य पालन करने के लिए, तो मैंने खुनवाया ना अपने जमीन में, तो उस पे मेरा अधिकार है, वो पे किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, तो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। मैंने 1 बीघा में फुलवारी लगा दिया, मैंने पेड़ पौधा लगा दिया, आम का, लीची का, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़, फल मूल का पेड़ लगा दिया, तो वो जो बगीचा मैं तैयार किया वो व्यक्तिगत संसाधन है। उस संसाधन पे मैं गवर्नमेंट को जो है कुछ टैक्स पे करता हूं। वहां से उत्पादन, जब उससे हम कुछ कमाते हैं उस संसाधन से, तो उस संसाधन से जो भी इनकम सोर्स होता है उस पे हम सरकार को कुछ टैक्स देते हैं। ठीक है, तो जिस पे किसी खास व्यक्ति, खास समुदाय का अधिकार हो, वो जो है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वहीं इस परिभाषा से बच्चों क्लियर होता है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे के एवज में सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता है अथवा नहीं देता है। जैसे बाग बगीचा, तालाब, कुआं, ये सारे व्यक्तिगत संसाधन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक संसाधन, वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय, वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों को लिए उपयोग में लाया जाता है, इसके अंतर्गत
गौचरण भूमि, मंदिर, मस्जिद, शमशान, सामुदायिक भवन इत्यादि आते हैं जो समूह के लोगों के लिए सुलभ होता है, जो समूह के लोगों के लिए उपलब्ध होता है, सुलभ होता है। अब देखिए बच्चों, सामुदायिक संसाधन समझिए आप यहाँ पे डिटेल से। वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे मंदिर हो गया, आपके गांव में एक मंदिर है तो सारे हिंदू बिरादरी के जो लोग हैं, सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सब लोगों के लिए वो मंदिर है। चाहे वो पंडित जी भी जा सकते हैं, उसमें डोम भी जा सकता है, उसमें हरिजन भी जा सकता है, उसमें साव भी बनिया भी जा सकता है, उसमें जो है आपके क्षत्रिय भी जा सकते हैं, वैश्य भी जा सकते हैं, शूद्र भी जा सकते हैं, जितने भी वर्ण के लोग हैं उस मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं। उसी प्रकार से अगर उस गांव में एक मस्जिद है तो उस मस्जिद में जितने भी सारे इस्लाम धर्म के अनुयायी लोग हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, उस सब लोग मस्जिद में जाके नमाज अदा करते हैं, अल्लाह मालिक का इबादत करते हैं। जितने भी सारे गांव में जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो क्रिश्चियन लोग जो हैं वो लोग चर्च में जाके जो है गॉड का इबादत करते हैं। जितने भी सिख धर्म के अनुयायी के लोग हैं वो सारे लोग गुरुद्वारा में जाके माथा टेकते हैं और वाहे गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये सामुदायिक संसाधन है जो किसी खास समुदाय का ही उस पर अधिकार होगा। मान लीजिए कि हमारा मंदिर है तो हमारे मंदिर पे मुस्लिम समाज का अधिकार होगा? नहीं होगा। अगर कोई मस्जिद है तो उस मस्जिद पे किसी हिंदी समुदाय का अधिकार होगा? नहीं होगा। कोई क्रिश्चियन का चर्च है तो क्या उस चर्च पे किसी पंजाबी सिख का अधिकार होगा? नहीं होगा। किसी सिख का गुरुद्वारा है तो क्या उस पे किसी इस्लामिक लोगों का अधिकार होगा? नहीं होगा। तो हर समुदाय का एक अलग अलग संसाधन होता है। समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाहता हूं? हर समुदाय का एक अलग अलग संसाधन होता है। उसी के और थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि इसके अंतर्गत गौचरण भूमि, जैसे बहुत बड़ा भूभाग है, प्रति खेत है, उसमें गाय चरने के लिए छोड़ दिया गया है, गाय चर रही है, तो वह संसाधन जो गौचरण भूमि गाय को चरने का संसाधन हो गया, सभी लोगों का गाय जाके वहां पे चरता है। भूमि, मंदिर हो गया, बता ही दिए कि हिंदू बिरादरी के लोगों के लिए, मस्जिद मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, शमशान हिंदू समुदाय के लोगों के लिए, कब्रगाह मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, सामुदायिक भवन। अब सामुदायिक भवन बच्चों क्या होता है? जैसे आपका गांव है तो आपके पंचायत में एक पंचायत भवन होता है, एक ग्राम कचहरी होता है। उस ग्राम कचहरी में आपके सरपंच महोदय जो हैं ग्रामीण स्तर पे जितने भी सारे झगड़े लफड़ा फसाद जो होता है उसको अपने स्तर पे सुलझा देते हैं, है कि नहीं? तो ये ग्राम कचहरी हमारी सामुदायिक भवन हो गई, है कि नहीं? ये पंचायत भवन जो है ये हमारा सामुदायिक भवन हो गया। स्कूल का भवन यह भी एक सामुदायिक भवन हो गया, सारे समुदाय के लोग उसमें जाके पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बच्चों वीडियो लाइक कीजिए। ठीक है, सामुदायिक भवन जो समूह के लोगों के लिए सुलभता से उपलब्ध होता है। अब बच्चों आते हैं राष्ट्रीय संसाधन, इसको ध्यान से देखिए बच्चों। राष्ट्रीय संसाधन आर्थिक व कानूनी तौर पे देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। आर्थिक व कानूनी तौर पे देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे किसी संसाधन के लिए कोई कानून हो, ठीक है, आर्थिक रूप से कानून हो या जिस प्रकार से हो सरकार द्वारा बनाया गया कानून हो, ठीक है, राष्ट्र के अंतर्गत हो, देश के अंतर्गत जो संसाधन आता है, जैसे देश के अंतर्गत संसाधन क्या क्या आता है वो पहले सुनिए। रेल परिवहन, वायुयान परिवहन, सड़क परिवहन, यातायात परिवहन, ये सारा क्या है? ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। आपसे प्रश्न बनेगा जो निम्न में कौन राष्ट्रीय संसाधन है? जब देख वहां पे लिखा होगा रेलवे प्लेटफार्म, आप छीना मार के निकल जाइएगा। अगर लिखा रहेगा खेत खलिहान, नहीं, वो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। लिखा रहेगा मस्जिद, नहीं, वो सामुदायिक संसाधन हो गया।
लिखा रहेगा मंदिर, वो सामुदायिक संसाधन हो गया। राष्ट्रीय संसाधन के बारे में पूछ रहा है, जिस पे देश का हक हो, जिस पे राष्ट्र का हक हो, ठीक है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे राष्ट्र का हक है, इस राष्ट्र ही इसको इंप्रूव कर सकता है। रेलगाड़ी, वायुयान, हवाई जहाज, यातायात के जो संसाधन है, ठीक है, इस पे जो है देश का अधिकार होता है। किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधनों को अधिग्रहण करके आम जनता के हित में कर सकता है। कह रहा है बच्चों, ये निचला देखिएगा कि किसी भी, ये लाइन देखिएगा बच्चों, किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। इस लाइन का मतलब हो गया बच्चों, किसी भी देश के सरकार को जैसे हमारा देश भारत है, आपका खेत कहीं पे पड़ता है, कहीं मान लीजिए कि 8-10 कट्ठा खेत आपका पड़ता है, और उसी खेत से होके सरकार ने एक रेलगाड़ी परिचालन के लिए पटरी बिछाने का योजना प्रारंभ कर दिया। एक लाइन उसी खेत से होके गुजरने का एक नक्शा पारित कर दिया सरकार। आप आम आदमी हैं, तो आपका जो खेत, जो संपत्ति है, उस संपत्ति को सरकार जो है अधिग्रहित कर लेगा, मतलब वो ले लेगा, ठीक है। किस लिए ले लेगा? क्योंकि वहां पे जो रेल पटरी बिछाई जा रही है वो सभी आम जनता के हित में बिछाई जा रही है। वो रेल यातायात जब शुरू होगा तो सभी आम जनता के हित में वो शुरू होगा। तो जो जमीन आपसे सरकार जो ले रही है, उस जमीन का मुआवजा आपको देगी, अपने सरकारी रेट से आपको मुआवजा वो सरकार आपको देगी, ठीक है। उसी को अधिग्रहण कहा जाता है। किसी भी देश के सरकार को यह हक है, यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। अब अधिग्रहण समझ गए ना, कि आपका खेत है, उस खेत से अगर रेल लाइन पटरी बिछाने का सरकार योजना चला दिया तो वह खेत जो है, अब कितना भी नाकुर नुकुर कीजिएगा, वो खेत से पटरी बिछा ही दिया जाएगा, क्योंकि वह कार्य जो है आम जनता के पक्ष में हो रहा है, आम जनता के हित में हो रहा है। और उस खेत के जो पैसा है, जो भी उसका रकम है, उस सरकार अपने हिसाब से आपको मुआवजा के रूप में दे देगी, ठीक है। ये हो गया राष्ट्रीय संसाधन। अब आते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इसको समझिए। वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जैसे विश्व में व्यापार होता है। एक छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश से व्यापार उस देश में, उस देश से व्यापार उस देश में, एक व्यापार होता है कि नहीं है? हर देश से व्यापार करता है, और इस व्यापार पे नियंत्रण रखने के लिए एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है WTO। एक संगठन है जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। क्या नाम है भाई उसका? WTO का फुल फॉर्म क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्रिकेट खेला जाता है, हर देश से क्रिकेट खेलता है ना भाई। तो जब क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ, ठीक है। उसी प्रकार से व्यापार पे नियंत्रण के लिए WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिकेट पे नियंत्रण, ये क्रिकेट में नहीं कि कोई नियम बना देगा, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं।
एक आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक रूल है, उसी रूल के हिसाब से सारे देशों को क्रिकेट खेलना होता है। एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, उस संगठन का जो नियम है उसी नियम के अंतर्गत एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये भी एक प्रकार के संसाधन है, व्यापार में योगदान देते हैं ये सारे संसाधन। ठीक है, तो वही कहता है कि वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उदाहरण देके बच्चों बताए हैं, समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। बच्चों अब इस पंक्ति को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से जो है आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि यहाँ पे जो है ये देखिए, यह जो है यह एक तट रेखा है, यह भी एक तट रेखा है। ठीक है, और बीच में ये जो है ये महासागर है। मान लीजिए कि ये प्रशांत महासागर है, मान लीजिए कि ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, और इस प्रशांत महासागर के इस छोर में हम मान लिए कि चलो श्रीलंका है और इस क्षेत्र में भारत है। ठीक है, और ये जो तट है, ये महासागर का जो अंतिम तट है, इस अंतिम तट से 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक, 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक श्रीलंका का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? श्रीलंका का अधिकार होगा। और इधर का जो ये जो तट है, इस तट से 200 किलोमीटर अंदर समुद्र में अंदर तक भारत का अधिकार होगा। इस तट रेखा से 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक भारत का अधिकार होगा, इस तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर तक श्रीलंका का अधिकार होगा। ठीक है, तो भाई समुद्र की जो ये जो चौड़ाई जो है, क्या 400 किलोमीटर है? अरे भाई 400 किलोमीटर नहीं ना है, ये हजारों किलोमीटर में होता है। होता है, महासागर होता है कि नहीं होता है? इसकी जो चौड़ाई हजारों किलोमीटर में होती है कि नहीं? तो 200 किलोमीटर दोनों तटों से छांट दिया जाता है, और बीच की जो भाग ये जो बचती है, ये बीच की भाग, इसी भाग को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। 200 किलोमीटर यहां से लेके अंदर तक ये श्रीलंका का संसाधन हो गया, और 200 किलोमीटर अंदर तक ये भारत का संसाधन हो गया, और बीच वाला जो भाग बच गया, इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब इस पे अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था बनाई गई है उसका इस पे अधिकार होगा, वह इससे अपना खनिज जो है, जो भी समुद्र से निकालना होगा वो निकालेगा। श्रीलंका को अगर कुछ खनिज चीज अपने समुद्र से निकालना है तो 200 किलोमीटर अंदर तक निकालेगा, 200 से 300 किलोमीटर अंदर तक नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। भारत को भी निकालना है तो 200 किलोमीटर अंदर तक निकालेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। और बीच वाली जो भाग बच गई, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। ठीक है, ये जल जो देख रहे हैं, ये पूरे समुद्र में पानी भरा हुआ है। बच्चों यह पीडीएफ आप लोगों को कैसा लगा है, प्लीज दिल से बताना, कमेंट करना, हम आप लोग के कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, ये 8वें नंबर पीडीएफ खत्म हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, 8 खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग साथ दिए। 8 नंबर पीडीएफ खत्म हो गया। अब इसके बाद से अगला वीडियो में बाकी पीडीएफ को पढ़ा देंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। सॉरी, 4 गो था, ये चारों पढ़ा दिए। इसके बाद से 8 गो पीडीएफ है, तो 5 से लेकर 8 तक अगले वीडियो में करा देंगे। ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं यहाँ से देख देख के। ठीक है, चलें। जय हिंद, जय भारत। छोटे भाई बहनों को मेरा आशीर्वाद और बड़े को मेरा सादर प्रणाम।